अना परस्त इस कलम युस्रा किस्त नंबर 14। इस वाक़ये के बाद मैं हिजाब तासीर को भूल न सका। वो मेरे ज़हन पर सवार नहीं थी लेकिन महफ़िज़ जो अक्सर अपनी दोस्तों का ज़िक्र करती और मैं बेदिली से सुनता, अब पूरे कान खोलकर हिजाब तासीर से मुतल्लिक़ एक-एक बात सुनता। राज़ी, इसे पता नहीं क्या हो गया कि अचानक चली गई। खाना भी नहीं खाया और बहुत डरी हुई थी। महफ़िज़ नॉर्मली चिप्स खाते कल रात की बात बता रही थी और मैं ट्रेडमिल पर खड़ा पसीने से शराबू होता रिंग में मगन गौर से इसे सुन रहा था। आखिर ज़िक्र जो हिजाब तासीर का था, ये नाम न जाने क्यों इतना अट्रैक्ट करता। हिजाब मेरे लबों से बेआवाज़ जंबिश हुई। मैंने ट्रेडमिल को ऑफ करके पास पड़े टॉवल से पसीना पोंछा। इस वक्त अक्सर मैं जिम में होता और महविश आकर मुझसे दिन भर की बातें इसी वक्त करती। महविश को मैंने खुद से बेहद करीब किया था। मैं नहीं चाहता था एक और अमीर बाप की बिगड़ी बेटी इस घर से निकले, क्योंकि माँ बाप का गहरा असर औलाद पर पड़ता है। मिसाल मेरे सामने मेरी मॉम की ही। मॉम को इनके बाप ने बिगाड़ा, मुझे मेरे बाप ने सुकून का हल बताकर अंधेरी गलियों में भटका दिया, जहाँ मैं आज तक सुकून की तलाश में भटक रहा हूँ। एमबीए यहीं से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं बाहर जाकर करो। डैड ने मेरे दुबई जाने का सुनकर ही दाँत पीसे। वो अच्छी तरह जानते हैं वो मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जाने की तैयारी कर रहा था। सुबह 5 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। डैड को जैसे ही अपने मैनेजर के ज़रिए मेरे जाने का पता लगा, वो मुझसे लड़ने मेरे कमरे में चले आए। मशवरा नहीं मांगा, बताया है कल जा रहा हूँ। मैंने सुकून से जवाब देकर इन्हें आग बबूला कर दिया। तमीज़ से बात करो, ऐसा क्या किया है मैंने जो मेरे सर पर सवार रहते हो। डैड ने अपनी आदत के मुताबिक करीब ही ड्रेसिंग पर रखा परफ्यूम गुस्से से दीवार पर दे मारा। इज़्ज़त का जनाजा निकाला है डैड। मैं था तो इनका बेटा। हाथ में पकड़ी शर्ट जो सूटकेस में डालने लगा था, गुस्से से पटकी। आपने मेरी मॉम को सुधारने के बजाय इन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना दिया। ऐसी कौन सी भूख है जो मिटती नहीं, कौन सा लालच है जो ख़त्म नहीं होता। मेरी चीखें इतनी बुलंद थी कि कमरे के दीवार कांप उठे। मैं अकेला नहीं हूँ, इनसे जाकर क्यों नहीं पूछते। वो तुम्हारी मॉम को मैंने सर पर बंदूक रखकर नहीं कहा, वो खुद राज़ी हुई थी। ये पैसा है ही बड़ी जलील चीज़। गरीब अमीर बनने की लालच में कमाता है और अमीर से अमीर तर होने के लालच में। ये भूख नहीं मिटती है, ना ख़त्म होती है, और तुम्हारी मॉम भी इन्हीं में से एक है। सर्द लहजे में कहकर उन्होंने अपना दफ़ा किया। सलाम है आप जैसे शौहर पर। आपकी तारीफ़ में यकीन जाने एक लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। नाउ डोंट यू डेयर टू इंटरफेयर इन माई मैटर। और ना मुझे रोकने की कोशिश करना। वो चिल्लाते रहे, मैं अनसुनी करता। पैकिंग करके एयरपोर्ट पहुंचा। मेरी कुछ यूनी फेलोज़ भी वहीं से एमबीए करने मेरे साथ जा रहे थे, जिनमें एक मेरा जिगरी दोस्त आसिम भी मेरे साथ था। मेरे बाहर आने का मकसद सिर्फ घर से दूर रहना था, इस माहौल से दूर रहना जहाँ की दीवार मुझे वहशत में मुब्तला करते। यहाँ आने से पहले मैं एक आखिरी धमकी अपने डैड को देना भूला नहीं था। मेरे पीछे अगर मेरी बहन के साथ कोई खेल खेला तो याद रखिएगा, सिर्फ जनाजे उठेंगे इस घर से। इतना गिरा हुआ समझते हो कि मैं अपनी ही बेटी। डैड को मुझसे ऐसी बात की उम्मीद ना थी। इनका चेहरा गुस्से की शिद्दत में सुर्ख पड़ गया, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जवाब ने इन्हें खामोश कर दिया। मर्द की इज्जत का पता इसके घर की औरत से चलता है। डैड के चेहरे पर एक साया सा लहराया। मैं इन्हें इस आलीशान महल में तनहा छोड़कर अमेरिका चला गया। लोग अपने घरों में सुकून ढूंढते हैं, मैं पराए मुल्क में सुकून की तलाश में भटकता रहा। यहाँ 3 सालों में मैंने सिर्फ तन्हाई, असियत, डिग्री और लातादाद दोस्त पाए। दोस्त भी ऐसे जो दिल के हाल खोल कर बैठ जाए। मैं इस दिन खुश था। सबने मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये सरप्राइज़ आसिम की तरफ से था। मैं बात-बात पर हँस रहा था। सुबह से ही मॉम, डैड, महविश और फ्रेंड्स की कॉल वसूल करके बर्थडे विशेस ले रहा था। मैं दोस्त के साथ बैठा आराम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। साथ में एक मुस्लिम दोस्त बैठा था। इसकी नज़रें काफ़ी देर से मुझ पर टिकी थी। इसने झुककर मेरे कान में नहायत धीमे लहजे में कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट खोखली है। मेरी मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। मेरा वजूद भी खोखला है। मैंने एक और सिप लिया और जेनी, जो कि कब से मुझे बुला रही थी, इसका हाथ पकड़ के डांस फ्लोर की तरफ चला गया। तुम्हें सुकून दे, इस अल्लाह तुम्हें सुकून दे, इसकी आवाज़ ने मेरे दूर तक पीछे किया। डिग्री मुझे एमबीए के 2 साल मुकम्मल होते ही मिल गई, लेकिन मैं यहाँ से गया नहीं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था इस घर में जाऊँ। न जाने मैं यहाँ और कितना भटकता कि दादू की कॉल ने मेरे दिल को एक अजीब-सी उम्मीद दिलाई। दादू, मैं नहीं आ सकता। मेरा एयरबैग हो गया, अब मज़ीद 2 साल और लगेंगे। मैंने बस जान छुड़ाने के लिए एयरबैग बोला था, लेकिन मुझे क्या पता था ये लफ्ज़ मुझ पे ही भारी पड़ जाएगा। हैं ये मुआ एयरबैग कौन है जिसकी वजह से तू आ नहीं सकता? दादी भी कहाँ पीछे छोड़ने वाली थी। मेरा ससुर है दादू। मैं चिढ़ गया इनके सवाल पर, लेकिन मुझे क्या मालूम था, मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तूने वहाँ शादी कर ली है? कौन है वो चुड़ैल? मैं टाँगें तोड़ दूँ जो मेरे बच्चे पे हुक्म चला रही है। दादू तो आग बबूला हो गई। आखिर मोम की सूरत में एक नंबरदार बहू जो उन्हें मिली है, तो दूसरी कहाँ हज़म होती। दादू कोई नहीं है, मैं मजाक कर रहा था।
अगले साल पक्का आऊँगा, अब मैं रखता हूँ बाय, मैं बस जान छुड़ाना चाहता था। रुक, अगले साल नहीं कल तक आ, मैंने मिलाद भी रखवाया है, फिर मैं गाँव चली जाऊँगी। न जाने क्यों दादों की बात सुनकर मेरा मुर्दा दिल जी उठा। पिछली दफ़ा भी मिलाद में वो आई थी और अब की बार भी। हाँ, वो आएगी, हालाँकि वो लड़की मुझे याद भी नहीं, बस दिन में कभी इसका अक्स मेरी आँखों के सामने लहरा जाता, लेकिन फिर मैं इसके ज़िक्र पर एक अजीब-सी कैफ़ियत होती, जिसे समझने से मैं खुद कासिर हूँ। वो न और न जाने क्यों ये यकीन है मुझे इस पर कि वो आएगी। मैं यहाँ आया सुकून की तलाश में था, लेकिन लगता है पल-पल बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। अब मैं तंग आ चुका था। 1 साल यहाँ रहकर खुद को अज़ियत ही दी है और क्या किया है। फिर वो हिजाब एक दफ़ा वहाँ जाने में क्या है? दिल चाहा तो वापस लौट आऊँगा। मुझे लग रहा था मैं रोबोट बन चुका हूँ। दिलो-दिमाग अलग हुक्म चला रहे थे। मैं नहीं जानता कैसे, बस मैंने कल की सीट कन्फ़र्म करवाई। इसके बाद कई बार मेरे दिमाग ने उकसाया, ना जा वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन दिल नफ़ी करता रहा, वहीं तो सब कुछ है। दिलो-दिमाग की कैफ़ियत में उलझता मैं पाकिस्तान की सरज़मीन पर आन पहुँचा। मुझे पहुँचते-पहुँचते काफ़ी देर हो चुकी थी, मिलाद ख़त्म हो चुका था, मुझे लगा वो जा चुकी है। पहली बार हुआ था मैंने किसी चीज़ की चाह की थी और वो मेरे हाथों से निकल गई चाह। बेदिली मैं खुद को अपनी सोच पर हैरान था। दादू के रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही चाहा मेरे मुँह से दादू डार्लिंग निकला, वहीं हिजाब तासीर का हाथ मेरी आवाज़ सुनकर लरज़ उठा। मैं उसे देखकर अभी ठीक से हैरान भी ना हुआ था कि उसने जल्दी से नकाब लगा लिया। मैं भी खुद को सँभालता दादू के पास आया। महविश और जवेरिया की मौजूदगी लम्हे में मेरे दिमाग ने महसूस की, लेकिन दादू के पास जाते ये कोशिश पूरी की कि मेरा बाजू इससे मिस हो सके। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ये छोटी-सी हरकतें मेरे लिए ही आज़माइश बन जाएँगी। वो जल्द ही रूम से निकल गई। दादू की नाराज़गी का इल्म होने के बावजूद मेरी नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था। तो यहीं थी, मान जाएँगी, लेकिन वो मेरे फिर देखे ना देखे। मेरे आने की खुशी में दादू, मैं और महविश पूरी रात बातें करते रहे और इसी वजह से महविश अगले दिन यूँ ही नहीं जा सकी। मॉम-डैड मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं इनसे बगैर मिले रूम में चला गया। सुबह के 5 बजे थे और ये मियाँ-बीवी अब आ रहे थे। गुस्से में मिठियाँ बीजे मैं बात लेकर सो गया। अगले दिन महविश सुबह-सुबह घर आ टपकी। नाश्ता करते वक़्त इसे घर में आता देख मेरा मूड अगले दिन महक सुबह-सुबह घर आ टपकी। नाश्ता करते वक़्त इसे घर में आता देख मेरा मूड सख्त ऑफ हो चुका था। मैं जान गया था ये डैड का ही काम होगा। वो ज़बरदस्ती नाश्ते के बाद मुझे अपने साथ ले गई। मुझे खुद से चिपकने वाली लड़कियों से कोफ्त होती है। यही वजह है मैं महक को खुद से दूर रखता हूँ, लेकिन इसे खुद मर्दों की बाहों में झूलने की आदत है और मुझे ऐसी लड़कियों से नफ़रत है। महक, अब्रिश, अरसलना सब मेरी फ़ेलोज़ से वाकिफ़ थे। इस दिन महक ने जल्दबाज़ी में दानिश से शर्त लगाई। बाद में मुझे एक दोस्त से पता लगा दानिश ने महक को प्रपोज़ किया था और महक को ये बात गुस्सा दिला गई कि एक मिडिल क्लास लड़के ने इससे शादी के ख्वाब देखे भी कैसे। मुझे अफ़सोस नहीं था कि मैं जीत गया। मेरे ख़्याल से दानिश महक को डिज़र्व नहीं करता, वो इससे बेहतर लड़की डिज़र्व करता है। महक उसके लायक नहीं थी, वो किसी के जज़्बात की कदर नहीं करती। लेकिन उस दिन दानिश की बातें मुझे दिल पर लगी थी। आखिर खेल हार कर कौन खुश हो सकता है? इसने कहा था ज़िंदगी के खेल अजीब हैं, कभी भी पासा पलट सकता, और वाक़ई किस्मत ने एक खेल खेला था जिसमें मैं बुरी तरह हार गया। महक की आदत थी चिपकने की, मैं इससे जितनी दूर जाने की कोशिश करता वो इतना ही मेरे करीब आती। यही वजह थी मैंने उसे डाँट दिया, लेकिन फिर इसके कहने पर मैं इस दिन उसे डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी ले आया जहाँ मेरी मुलाकात हिजाब तासीर से हुई। मैंने सुना था औरत अपनी तरफ उठने वाली हर निगाह पहचान लेती है, और इसका चेहरा देख मुझे यकीन हो चला था। वो मेरी इन नज़रों का मफ़हूम जान चुकी है, मैं बस इसे तंग कर रहा था। इतना संभलती हो खुद को, फिर भी गिर गई, क्या फ़ायदा? ऐसी हिफाज़त का जब मुकाबिल की नज़रें ज़ेर करने का फ़न जानती हूँ। वो मेरे जुमले से इस कदर खौफ़ज़दा हो गई कि अपनी जगह से हिल तक ना पाई। ना मेरी मौजूदगी से होश में ला सकी, ना मेरा लम्स, लेकिन अपनी दोस्त की आवाज़ सुनते ही वो तेज़ी से बाहर निकल गई। ना चाहते हुए इसके पीछे गया। महक वहीं अभी तक बुक ढूँढ रही थी। इस बेवकूफ़ लड़की के साथ कौन सर खपाता, जो खुद को मेरी नज़रों में बरतर दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होकर बुक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पोर्शन में ढूँढ रही है। जवेरिया, तुमने देखा वो घटिया शख्स, वो गंदा नापाक इंसान, उसने मुझे छुआ, इसने मुझे भी नापाक कर दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हिजाब के अल्फाज ने जहाँ मेरे अंदर के हैवान को जगाया, वहीं इसकी हरकत ने मुझे ज़िंदगी भर का एतबार दे दिया। वो बार-बार अपना हाथ बुरी तरह रगड़ रही थी, जैसे किसी नापाक शय को हाथ लगा लिया हो। मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी, इस कदर पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन उस वक़्त मुझे इसकी हरकत से ज़्यादा उसके लफ्ज़ों ने झंझोर डाला। मैं नापाक मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी। आँखें बंद की तो माम की वो हँसी आँखों के सामने लहराई। ठा की आवाज़ से वो दरवाज़ा बंद हुआ, जिसके बाद मेरी आँखें हमेशा के लिए खुल गईं। लेकिन आज तक वो इब्राज़ मुझे नहीं मिला जो अहम था, ख़ास था। मैंने बेख्तियार अपना हाथ नाक के करीब किया। मैं इस बदबू को महसूस करना चाहता था जिसने हिजाब तासीर को रुलाया। लेकिन मेरे हाथों में वो बदबू नहीं थी, या थी लेकिन मैं महसूस ना कर सका, क्योंकि मैं हूँ तो नापाक और वो पाक।
बार-बार इसके अल्फ़ाज़ मेरे ज़हन में गूँज रहे थे। वो तो चली गई, लेकिन पीछे अपना अक्स मेरे ज़हन में छोड़ गई, जिसका असर ये हुआ सारा गुस्सा मैंने महक पर निकाला। जवाब में महक ने भी मुझे सुनाया, फिर इसके लफ्ज़ों ने भी मुझे इस कदर नहीं झिंझोड़ा जितना हिजाब तासीर के लफ्ज़ों ने झिंझोड़ा। मैं महक को छोड़कर घर पहुँचा। घर में मोम और दादू मेरे लिए लड़कियाँ ढूँढने की तैयारी में थी। मैं इन्हें कैसे बताता, मुझे औरत का वजूद तक अपने पास बर्दाश्त नहीं। मैं इनके करीब जाने की कोशिश भी करूँ तो दिल रोता है, चीख कर कहता है, आखिर हो ना हयात आलम की औलाद, भला इससे मुनफ़रिद कैसे हो सकते हो? पहली बार जब किसी औरत के करीब जाना चाहा तब हयात तासीर रुकावट बन गई। इसके बाद से न जाने क्यों मैं इनके पास जा नहीं पाता। महक और अब्रिश बहुत बार मेरे करीब आईं, लेकिन इनको करीब आता देख दिल चीख पड़ता है। मॉम की वो हँसी आँखों के सामने लहराती है और तब मुझे हर औरत से नफ़रत हो जाती जो खुद से मेरे करीब आती। लेकिन हिजाब तासीर वो पहली लड़की थी जिसने मेरे वजूद की नफ़ी करके ज़िद दिलाई, और इसी ज़िद का नतीजा था मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मॉम की मदाखलत मुझे गुस्सा दिला गई। उन्हें अपनी जैसी लड़की चाहिए थी, एक शोपीस जो इस महल को और शानदार बनाए। लानत हो ऐसे मर्द पर जो बीवी की नुमाइश करता फिरे। मेरा दिल चाहा था अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दूँ, लेकिन महविश और दादू की वजह से खुद पर काबू पा लिया। मेरा काम बस मेरी एक धमकी से बन चुका था, फिर बहस क्यों करता? अब बस इंतज़ार था हिजाब तासीर के जवाब का। मेरे दिल में ख़्याल आया था जहाँ हिजाब ने जानबूझकर मुझे मुतासिर करने के लिए ये हरकत की, लेकिन ये भी सच था, इसे नहीं पता था मैंने इसका अमल हाथ धोना देखा था, इसके अल्फ़ाज़ सुने थे, मेरी मौजूदगी का इसे इल्म तक ना था। आज तक ज़िंदगी में खुद को पेश करने वाली लड़कियों से पाला पड़ा था। कभी-कभी लगता हिजाब भी इनमें से है, जो मुझे अपनी इन हरकतों से मुतासिर करती है, लेकिन नहीं, दिल ये बात मानता ही नहीं। मुझे लगा था मुझ जैसे अमीर बंदे को हिजाब तासीर तो क्या कोई महलों की शहज़ादी तक रद्द नहीं कर सकती, इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इनकार हुआ था, इज़्ज़त अफ़ज़ाई तक की थी। मेरी दादों की, मेरी बहन की, वो पूरा दिन मैं सलगता रहा। एक आग सी जल रही थी मेरे अंदर, और इस दिन भी क्लब जाकर मैंने शराब का सहारा लिया, लेकिन उस दिन वो शराब भी मुझे दगा दे गई, और फिर सैम के अल्फ़ाज़ में लाख अपने डैड से नफ़रत करता, इस इनके सामने इन्हें बुरा-भला कहता, लेकिन किसी और के मुँह से अपने डैड के लिए लफ़्ज़ नहीं बर्दाश्त करता। उसने गलत वक़्त पर गलत बात की, जिसकी सज़ा उसे मेरा गुस्सा दिला गया। मैं वहाँ से चला आया, मुझे सैम की फ़िक्र नहीं थी। मैं जानता हूँ वेटर अंकल को कॉल करके बता देगा, क्योंकि सैम भी इसी दोज़ख से ताल्लुक़ रखता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। रात भर मेरा वजूद किसी अंगारे की माने झुलसता रहा। पूरी रात मैं ड्रिंक करता रहा, जिसकी वजह से सुबह देर से आँख खुली। नींद से बेदार होने की वजह भी फ़ोन कॉल थी। सर रियाज़ ने मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया था। मेरे साथ मेरे कुछ यूनी फ़ेलोज़ को भी उन्होंने बुलाया था। आज वो कनाडा जा रहे थे हमेशा के लिए। यही वजह थी आखिरी बार वो हम सबसे मिलना चाहते थे। मैं बेदिली से तैयार होकर नीचे चला गया। अभी कार में बैठा ही था कि महविश की कॉल आ गई। राज़ी, मुझे यूनी से पिक कर लो। ड्राइवर घर पर नहीं, दादू को इनकी किसी दोस्त के यहाँ छोड़ने गया है, और मेरा कोई लेक्चर भी नहीं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ओके, मुझे यकीन था महविश हिजाब से अलग हो चुकी है। वो मेरे मामले में बहुत पॉसेसिव है। एक बार फिर मेरी सोचों का मरकज़ वो बनी। दाँत भींचते मैं ड्राइविंग करता रहा। लग रहा था अभी गुस्से की शिद्दत से मेरा दिमाग फटने लगेगा। मुझे समझ नहीं आता क्यों इसे इतना सोचता हूँ, तंग करता हूँ। इसे सोचते मैं भी उस जगह चला आया जहाँ उसका चलता-फिरता वजूद था। कार से निकलकर महविश की तलाश में कैफ़ेटेरिया की जानिब चला आया, लेकिन वहाँ हिजाब तासीर को हँसता-मुस्कुराता समोसा खाता देख मेरा खून गर्म हो गया। लम्हों में इसके सर पर जा पहुँचा और अपने लफ्ज़ों से इससे उसकी औकात याद दिला दी। मैं इसे मुस्कुराता देख इस कदर पागल हो चुका था कि लफ्ज़ों के तीर कब उसके भाप का रुख कर गए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद हिजाब तासीर के लफ्ज़ों ने मेरा वजूद मिटा दिया। मैं जो ख़ास था इसकी नज़रों में गंदगी का एक ढेर था। उसकी रिजेक्शन ने मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं दी क्योंकि मुझे तकलीफ़ दादी के इंसल्ट से हुई थी। रिजेक्शन तो हिजाब तासीर के लफ्ज़ों ने मुझे आज बताई। मुझे मेरी औकात याद दिलाई कि उसकी उँगली बराबर भी नहीं हूँ। वो पाक है, मैं नापाक, वो फ़रिश्ता है तो मैं शैतान। वो मुझे इस कदर गिरा चुकी थी कि मुझ में नज़रें उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। वहाँ सब लोगों की नज़रें मुझ पर थीं और मैं शर्मिंदगी के बायस सर ना उठा सका। शर्मिंदगी मुझे अपने लफ्ज़ों पर नहीं बल्कि इसके लफ्ज़ों से हो रही थी, क्योंकि वो सच था, कड़वा सच। लेकिन इस सच में हिजाब तासीर का गुरूर भी झलक रहा था, और इसी गुरूर ने मुझे मजबूर किया शैतान बनने पर। मैं दोगला, मुनाफ़िक, गुनहगार, बकौल इसके फिर दोबारा गुनाह करने में शर्म कैसी। मेरी नज़रें जीत की खुशी में उठीं और अगले ही लम्हे मैंने उसे बेनकाब कर दिया। वो कैफ़ेटेरिया में फ्रंट चेयर पर बैठी थी। इसका चेहरा मेरी तरफ था। सबने उसे बेनकाब होते देखा, लेकिन किसी ने उसे बेनकाब नहीं देखा। मैं भी इसका चेहरा हिफ्ज़ भी ना कर पाया था कि इसके पड़ने वाले थप्पड़ ने मुझे वहशी दरिंदा बना दिया और मैं इज़्ज़त का दावेदार लुटेरा बन बैठा। इस थप्पड़ ने मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ कर दिया। मैं पागल हो गया था। वहाँ से निकलते ही डैड के मैनेजर को कॉल करके उसे अगवा करने का कहा, क्योंकि मैं उसका गुरूर मिट्टी में मिलाना चाहता था। इज़्ज़त का गुरूर, नेकी का गुरूर
उस इज़्ज़तदार ख़ानदान को बेइज़्ज़त करना चाहता था। उसके लफ्ज़ों ने मुझे घायल किया, उसकी ज़ुबान ने मुझे काफ़िर कहा। मैं इसे इसी की ज़ुबान के दिए ज़ख्म लुटा रहा था, इसी के लफ्ज़ों से उसे मात दे रहा था, उसका इस्तेमाल करके उसे रुसवा करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, दुआ बस दुआ किया जाए, पता नहीं चलता इंसान बस इसकी कुदरत के करिश्मे देखता रह जाता है और दुआ से हुआ वो मुआजिज़ा इंसान को मौत के मुँह से ज़िंदा ले आता है। न जाने कौन मेरे हक़ में दुआएँ करता है। मैं डूबता भी हूँ तो समंदर उछाल देता है। माँ-बाप की दुआएँ थीं कि अज़ीज़ों की मैं नहीं जानता, लेकिन जब बेनकाब करना चाहा नहीं हुई, बेइज़्ज़त करना चाहा नहीं हुई। क्या क्या उसका नकाब करना खुदा को पसंद था? क्या वो बहुत नेक थी, या इसका जिस्म ढाँपना इसे हर किसी से महफूज़ रखता है? मैं हर बार उससे हारा था, और उस दिन भी मेरी घटिया सोच ने मुझे बर्बाद कर दिया, और उस एक्सीडेंट ने मुझे गुनाह से बचा लिया, क्योंकि वो मेरी महरब बनने वाली थी। मेरी धमकी ने डैड को निढाल कर दिया, और वो तासीर अंकल को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, लेकिन मेरी ज़िद ने उन्हें इस मामले से दूर कर दिया। तासीर अंकल को धमकी देकर मुझे यकीन था काम बनेगा। मेरी ज़िद थी, इसे पाना, मैं हासिल करना चाहता था उसे, और इस ज़िद इंतकाम ने मुझे इस कदर अंधा कर दिया कि मुझे उस नेक इंसान का वो आँसू से भरा चेहरा ना दिखा। मैं हँसा था, एक बाप के सामने उसकी बेटी को रुसवा करने की धमकी दी थी। मेरा दिल एक पल को नहीं काँपा, खौफ़े खुदा मेरे दिल से निकल चुका था। मैं वहाँ इनकी हालत देखकर कहक़ा लगा रहा था, बगैर ये जाने कि इनकी सिसकियाँ खुदा तक पहुँच रही थीं। इस नेक शख्स को रोता छोड़ मैं डैड के सामने घर के साथ घर आ गया। मेरी पूरी कोशिश थी किसी को एक्सीडेंट का पता ना लगे। मैं किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ, अपना गम छुपा सकता हूँ, लेकिन वो हँसी महविश नहीं हो सकती। मैं अपने रूम में आकर लेटा ही था कि महविश आ गई। मेरे सर पर पट्टी देख वो रोने लगी। मैं सर थाम कर रह गया। इन लड़कियों को बस मौका चाहिए। महविश यार, कुछ नहीं हुआ। जितना तुम रो रही हो, इतना मेरा सर दर्द मज़ीद बढ़ रहा है। महविश का रोना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने हमेशा कोशिश की है इसे हर तकलीफ़ से दूर रखूँ, और वो खुद रोकर मुझे मज़ीद तकलीफ़ दे रही थी। ये हिजाब की वजह से हुआ है ना, आई विल किल हर, वो किसी भूखी शेरनी की तरह चीखी। इसके रोई-रोई आँखें देख मेरा दिल कट रहा था। स्टॉप क्राइंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो, वरना एक दिन मैं डिस्चार्ज होकर यहाँ ना बैठा हुआ होता। बस हाथ में लगी है, और ये हल्की-सी सर पर। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। महविश की सुर्ख़ आँखें हिजाब के खून की प्यासी लग रही थीं। अल्लाह इन औरतों की दुश्मनी से हम मर्दों को बचाए। बेसाख्ता महविश की हालत देख मेरे दिल से दुआ निकली। हम दोनों की जान थी एक दूसरे में, लेकिन इस वक्त लग रहा था कोई तीसरी हमारे बीच आ गई। क्योंकि हिजाब के खिलाफ मैं महविश से कुछ गलत नहीं सुनना चाहता, ना बताना चाहता हूँ, और ऐसा क्यों था मैं खुद अनजान था। इसकी वजह से नहीं हुआ फिर। अब भी महविश का लहजा सख्त था, न जाने क्यों मैं इससे नजरें चुरा गया। इस वक्त मुझे लगा महविश मुझे मुझसे ज़्यादा जानती है। मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। कॉफ़ी मिलेगी? सर में शदीद दर्द हो रहा है। न जाने क्यों मैं भाग रहा था। मैं नहीं चाहता था महविश उससे मज़ीद नफ़रत करे। महविश मुझे खा जाने वाली नज़र से नवाज़ती कॉफ़ी जाने लगी कि मैंने एक सोच के तहत इसे पुकारा, महविश अपना फ़ोन देना, एक अर्जेंट कॉल करनी है। मेरा फ़ोन इस हादसे में शहीद हो गया। महविश ने काटदार नज़र से मुझे नवाज़ते अपना फ़ोन एहसान जताने वाले अंदाज़ में मेरी गोद में फेंका। मैंने जल्दी से इसके फ़ोन से हिजाब का नंबर निकाला। मुझे यकीन था अगर तासीर अंकल मान भी गए तो हिजाब बेबी ने कांटा ज़रूर बनना है, या ज़ुबान से शहद उगलकर बाप को ब्लैकमेल करना है। इसलिए मैंने इस मोहतरमा का एक दफ़ा दिमाग ठीक करने का सोचा, ताकि वो अपनी ज़ुबान कुछ दिन तक बंद रखे। मेरे नंबर सेव करने के कुछ देर बाद महविश आ गई। कॉफ़ी बेड कॉर्नर पर रखकर मोबाइल लेकर चली गई। मैं अभी सुकून से लेटा भी ना था कि फ़ोन रिंग हुआ। मैंने बेदिली से नंबर देखा तो हिजाब नाम देखकर मेरी आँखों को यकीन ना आया। फ़ोन अलट-पलट कर देखा, कहीं महविश का फ़ोन तो नहीं। फिर जल्दी से अपनी बेअक्ली पर मातम करके झट से फ़ोन उठाया, कहीं वो मगरूर हसीना काट ही ना दे। वो मुझसे डील कर रही थी। इसे इस तरह बेबस देखकर मेरी रग-रग में सुकून की लहरें दौड़ उठीं। लेकिन इसकी शर्त फ़हीम अहमद के मुतालिक सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वो रेपिस्ट था और हिजाब को इंसाफ़ चाहिए था। ये सुनकर मैं खुदा के इंसाफ़ पर हँसा था। एक इंसान इसे बर्बाद करना चाहता है, बगैर ये जाने कि खुदा तो पहले ही इस शख्स को इसके अंजाम तक पहुँचा चुका है। मेरा दिल इस पल वाक़ई चाहा सजदे में गिर जाऊँ, अपनी ये ख्वाहिश हिजाब को भी बताई, लेकिन याद आया मैं काबिल नहीं कि इसके सामने सर भी उठा सकूँ। मुझ जैसा शराबी शायद उसके पाक घर में कदम रखने के भी लायक नहीं। कभी-कभी बहुत डरता हूँ, अगर मौत आ जाए तो मेरा कोई अमल, कोई नेकी ऐसी नहीं जो मुझे जहन्नुम की आग से बचा सके। लेकिन ये भी सच है, खुद को गुनाह की इस नदी में सर तक डूबा हुआ पाया है कि अब रह कर मेरी सांस अटकने लगती है, लेकिन हिम्मत नहीं कि इसकी बारगाह में हाज़िरी लगाऊँ। डर लगता है उससे, अपने अमाल से, गुनाह में डूबे अपने वजूद से। 1 घंटे के अंदर इसकी पैदाइश से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन की खबर दो मुझे, और ये बीवियों की तरह हर बात मेरे डैड को बताने की ज़रूरत नहीं। आई समझ, काम पर लगो। डैड के मैनेजर को फ़हीम अहमद की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कहा, जो 2 घंटे बाद इसने मुझे दी। रानिया का रेप फ़हीम अहमद ने किया था। इसकी फैमिली इंसाफ के लिए आखिरी वक्त तक लड़ती रही, लेकिन किसी गवाह और सबूत के ना होने की वजह से केस बंद कर दिया गया। फ़हीम अहमद की कमज़ोरी औरत है, हर बार जॉब से इसे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से निकाला जाता, औरत हो या बच्ची, इसने किसी पर रहम नहीं किया। लेकिन मुझे हैरानगी इसकी हिस्ट्री जानकर नहीं, इन बेहिस लोगों पर हुई जो इस शैतान की रग-रग से वाकिफ़ होकर भी गवाही देने नहीं आए, और इन सब में वो हस्ती भी शामिल थी जिसकी मैंने
जिसकी मैंने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की है। क्या ज़िंदगी में आपकी फूफा जी सेम कुत्तों वाली मिनिस्ट्री का पालतू कुत्ता भी आप जैसी ज़िंदगी गुज़ारता है, बस भौंकने पर 2 वक़्त का खाना नसीब होता है। मैं इसी रात गाँव चला आया, इस शैतान को देखकर मेरा खून खौल उठा। कुत्ते से बदतर मौत का हकदार है ये। मैं इसके सामने ही टेबल पर टाँग रखे बैठा था और वो सर्वेंट क्वार्टर में छुपकर शराब पी रहा था। बार-बार इसकी नज़रें दरवाज़े की तरफ उठती कि कोई आ ना जाए। क्या बकवास है! वो सुर्ख होती आँखों से मुझे देखता तेज़ लहजे में बोला, तमीज़ से बात कर हरामी कुत्ते, तू यहाँ बैठ। जो यहाँ बैठकर ये शराब पी रहा है ना, ये मेरे दादा के पैसों की है। वारिस हूँ मैं इस ख़ानदान का। मेरे सामने ज़ुबान चलाई ना तो तुझे उठाने वाले तेरी हड्डियाँ ढूँढते रहेंगे। मेरी दहाड़ क्वार्टर के बाहर तक जा रही थी क्योंकि चौकीदार अंदर आकर मुझे देखकर वापस चला गया। सुना है शरीफ ख़ानदान के इकलौते बेटे हो। मेरी रगों में दौड़ता खून किसी लावे की तरह उबलने लगा। इस शैतान को हँसते देख मैं आपे से बाहर हो गया। वो मेरे माँ-बाप का हवाला दे रहा था। मेरा सर फटने लगा। लग रहा था सर पर बंधी पट्टी से खून निकलने लगेगा। इस पर झपट कर मैं इसे लातों से पीटने लगा। तभी किसी ने मेरे बाजू को थाम कर मुझे रोका। दूर हट वैश्य, क्या बिगाड़ा है उन्होंने जो तुम सब पीछे पड़ गए हो इनके? शर्म नहीं आती तुझे? तू देख सुबह होने दे, अब्बा जी से कहकर तेरा यहाँ आना बंद करवा दूँगी। फूफा रोते हुए मुझे कोस रही थी, साथ ज़मीन पर निढाल शोहर को उठा रही थी। मैं इस शैतान पर 100 लानत भेजकर अपने कमरे में आ गया, जो दादू ने सिर्फ़ मेरे लिए बनवाया था। यहाँ किसी घर के अफ़राद को सोने की इजाज़त नहीं। मेरे जाते ही ये कमरा भी दादू लॉक कर दुआ देती। सुबह सबसे पहले उठकर मैंने रात का इंतज़ाम किया। पप्पू का मूड ऑफ था, लेकिन उन्होंने दादा से कुछ ना कहा। सफदर फ़हीम अहमद का ख़ास आदमी था, जो इसे पल-पल की खबर देता और हर हफ्ते की रात इसके लिए ख़ास एहतमाम करवाता। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने अपने दोस्त अब्बास को कॉल की, जिसकी ड्यूटी आजकल इसी गाँव में लगी थी। पूरा दिन बस मैंने रात की तारीकी के इंतज़ार में गुज़ारा और फ़हीम अहमद के घर से निकलते ही अब्बास को कॉल की। कुछ ही घंटों बाद दादा, ताया, फूफा, फूफो सब हॉल में जमा थे। सफदर ने आकर इन्हें इत्तला दी कि फ़हीम अहमद जेल में है। दादा का जलाल किसी तो कम नहीं हो रहा था जब उन्हें पता चला एक होटल में पुलिस ने रेड डाली है, जहां से फ़हीम अहमद एक लड़की समेत बरामद हुआ है। तफ्तीश के बाद पता चला कि इसने कसीर मकदार में ड्रग्स ली है। इसके बाद दादा ने अपने आदमियों से इसकी एक-एक खबर निकलवाई, लेकिन ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। दादा को मैंने डायरेक्ट सफदर से पूछने का कहा और इसने भी जान लिया अब गुलाम किसका रहना है, और ड्रग्स के धंधे से लेकर अय्याशी का एक-एक कच्चा छट्टा सबके सामने खोल दिया। मेरी नज़रों का मरकज़ फुप्पो थी। आज शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी के गुजरे माहो साल का अफसोस हो रहा होगा, जो एक ऐसी इंसान के लिए वक़्फ़ कर दिए जिसने इनकी दी कुर्बानियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। दादा ने वही इस सालों के रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और साथ फ़हीम अहमद की तरफ से मिला माफ़ीनामा बगैर पढ़े फेंक दिया। फूफो को अभी मज़ीद शर्मिंदा होना था। पुलिस घर तक चली आई। दादू ने इन्हें देखते ही साफ कहा, फ़हीम अहमद से हमारा कोई रिश्ता नहीं। रात की इस तारीकी में दादा की कोई सोर्स भी काम ना आ सकी और घर पर पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। वो सर्च वारंट लेकर आए थे और दादा यकीनन इसी सोच में होंगे कि आखिर वो इतने बेखबर क्यों रहे। दादा को एक बात मालूम नहीं थी, कहते हैं इंसान परेशानी में दिमाग से काम ले तो हर मुश्किल आसान लगती है। दादा हो या मेरे चचा, किसी ने भी सर्च वारंट पढ़ा तक नहीं, वरना मेरा एयर पोल्यूशन पर असाइनमेंट देखकर मुझे अकलौते वारिस को जायदाद से बेदखल कर देते। ये अचानक ही मुझे अपने डरो ड्रॉ से मिला, जो 5 साल पहले बनाकर यहीं भूल गया था, और इसी ने मुझे ब्लैक मनी निकलवाने का आइडिया आया, जो बेशक रिस्की था। खैर, घर के छान-बीन से भी कुछ कुछ हाथ ना आया, लेकिन फुप्पो के रूम से 90 लाख बरामद हुए, जिसे देखकर सबकी सवालिया नज़रें फुप्पो पर थीं, जो शायद खुद अनजान थीं। पुलिस की रेड के बाद सभी कमरों में गुम हो गए। किसी ने फुप्पो से कोई बात नहीं की। बस दादा ने तलाक का हुक्म सुनाया, जिसे फुप्पो ने ताबेदारी से माना। शुक्र है दादू शहर में थीं, वरना ज़रूर दादा को बोलती, एक और मौका दो। मुझे यकीन था इनके आने से पहले दादा फुप्पो को तलाक दिलवा देंगे। कुछ देर बाद मैं पप्पो के पास चला आया, जो अपनी व्हील चेयर पर बैठी बेटी को पानी पिला रही थी। वो एक स्पेशल बच्ची थी, जो फ़हीम अहमद और पप्पो की आंखों का तारा है। पप्पो, सारी ज़िंदगी आपने खुदा से अपने शोहर की बख्शिश के लिए दुआ की, काश इसकी हिदायत के लिए करती। यकीन जाने कोई मेरे लिए दिल से करता और अमल करने का कहता, सारी ज़िंदगी मैं इसे सर पर बिठा कर रखता, लेकिन ये शख्स आपके काबिल नहीं था। और सच बताऊँ, गुनाह को छुपाकर आपने भी गुनाह किया है। मैं समझता था आप शुरू से इबादत गुज़ार हैं, लेकिन नहीं जानता था शोहर के गुनाह के बाद आप खुदा के करीब हो गई, लेकिन सिर्फ़ अपने गर्ज़ के लिए। ख़ैर, आप एक गुनहगार को सज़ा दिलवाकर दूसरी शादी कर सकती थीं। आज आप भी एक अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद बच्चों ओ और अल्लाह से शिकवा ना करना, पर ये तन्हाई शौहर के साथ गुज़ारती हैं। आपने खुद अपने मुक़द्दर का हिस्सा बनाया है वो। और आप, एक बात कहूँ, आई लव यू अ लॉट, लेकिन उस दिन आपसे नफ़रत हो गई जब पता लगा अदालत में आपने अपने शौहर को बचाने के लिए एक पाक औरत पर तोहमत लगाई थी। रानिया की माँ को बदकिरदार कहा था और इस मासूम बच्ची को बदकिरदार माँ की बदकिरदार बेटी कहा था। मेरे पीछे वो सिसक-सिसक के रो रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं इन्हें हौसला दूँ। रानिया और इसकी माँ का सुनकर मेरा मज़बूत दिल तक कमज़ोर पड़ गया। इंसाफ़ के लिए किया क्या इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं किए उन्होंने, और पप्पू औरत होकर औरत को पामाल
इस्तेमाल किया, क्या फ़ायदा ऐसी बातों का जिसके बंदे को तुम लोग खून के आँसू रुलाते हो। आज भी मेरे दिल से इस माँ के लिए दुआ निकलती है जिसने रो-रो कर इंसाफ़ माँगा होगा। इस पूरे वाक़ये से मुझे एक बात समझ आई, अमीर इज़्ज़तें बेचकर भी इस दुनिया में सीना तान के घूम रहे हैं और गरीब अपनी ही इज़्ज़त बचाने के चक्कर में मारे-मारे फिरते हैं। अगले दिन मैं खुशी-खुशी इसके घर पूरी बारात ले गया, लेकिन हिजाब तासीर के झूठ ने मुझे एक बात समझा दी, कितनी ही नमाज़ी हो लेकिन खुद पर बात आई तो झूठ बोलने से भी गुरेज़ नहीं करेगी। लेकिन मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसके माँ-बाप ने खुद ही हमारा निकाह कर दिया, जिसके बाद मैं सीना तान कर इसके कमरे में हक से आया था। आखिर मेरा भी तो कमरा है, मैं वहाँ इसे तपाने गया था, एहसास दिलाने कि अब वो मेरी बीवी है, हक हक रखता हूँ इस पर। लेकिन इसके लफ्ज़ों ने एक बार फिर मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिए। उससे मिलने के बाद, अपनाने के बाद उस दिन बहुत दिनों बाद मैं पुरसुकून नींद सोया। रात भर ये एहसास मुझे खूबसूरत दुनिया में ले गया कि वो सिर्फ़ मेरी है, मेरी अंधेरी दुनिया में वो रोशनी बनकर आई है। इसका एहसास हर पल मेरे होठों पर मुस्कुराहट बिखेर देता और इससे अगले दिन सबकी नज़रें हैरान मुझ पर थीं। आज से पहले सवेरे उठा ही कहाँ हूँ। मॉम, डैड और महविश तीनों दुबई जा रहे थे। 9 बजे की इनकी फ़्लाइट थी, लेकिन इस तरह बार-बार मुस्कुराता और सुबह सवेरे उठता देख दादू ने परेशानी के आलम में अपना हाथ मेरी पेशानी पे रख कर बुखार चेक किया। मलेरिया तो नहीं हो गया? महविश ने अपनी राय दी। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा, साथ दादू की घूरती आँखों को बर्दाश्त। मलेरिया में इंसान मुस्कुराता है? दादू ने मुझे गौर से देखते महविश से पूछा। हद है बंदा, मुस्कुराए भी ना। मैं इन्हें क्या कहता, खामोश बैठा रहा। दोनों आपस में एक दूसरे को राय देती रहीं, जबकि मेरी नज़रें एक पल को सामने उठी तो मॉम मुझे ही देख रही थी। इनके होठों पर नरम सी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मुझे लग रहा था जैसे मुझे दुआ दे रही हों, ऐसे ही खुश रहो। उन्हें देख मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया। मैं सैंडविच अधूरा छोड़कर घर से ही निकल गया। जारी है।